हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं सब बढ़िया ही होगा। तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th का ही एक चैप्टर है ग्रेविटेशनल, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है उसी को आज हम लोग को समझना है। आज हम लोग का पर्पज, हम लोग का उद्देश्य क्या है कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या चीज़ है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण समझने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। देखिए, यही चारों पाँचों पॉइंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके इंपॉर्टेंस क्या है, और फ्री फॉल क्या होता है वो पढ़ेंगे। मतलब मुक्त पतन इसे बोलते हैं हिंदी में, मुक्त पतन क्या होता है उसे पढ़ेंगे। और हम लोग जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी वैल्यू कहाँ से आती है। अभी गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है वो समझ जाएंगे, ठीक ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग, परेशान न रहिए। उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति कैसी होती है, किस प्रकार की गति होती है, वेग बढ़ता है घटता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे इस पूरे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। यही 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, सॉरी, ठीक है। तो हम पहले पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ने से पहले हमको कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए, जैसे कि एक काम करिए ना आप, जैसे हम जब पत्थर को ऊपर फेंकते हैं, अर्थ, जैसे देखिए अर्थ कैसा होता है, मतलब हमारी पृथ्वी कैसी गोल है। अरे माना तो गोल ही जाता है ना, वो जैसी भी हो चपटी माना जाता है, लेकिन है तो गोल ही ना, मान लिया जाता है कि गोल है पृथ्वी। अब पृथ्वी गोल है तो हम लोग कहाँ रहते हैं, पृथ्वी के अंदर रहते हैं क्या? नहीं, हम लोग पृथ्वी के सतह पे रहते हैं। जैसे ये पृथ्वी गोल है पूरा, ऐसे अगर गोल है ना ऐसे, तो हम लोग इसके सतह पे रहते हैं, किनारे पर रहते हैं। तो हम लोग अगर पृथ्वी के सतह पर रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो जब हम सतह पर रहते हैं, तो अगर मान लो पृथ्वी की सतह से जब हम कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, अब आपके दिमाग में कहीं ये नहीं ना आ रहा है कि सर सतह तो ऐसी है, तो हमको अभी तो अर्थ एकदम फ्लैट सीधी क्यों दिखती है। जब सतह ऐसी तो ऐसा दिखना चाहिए ना। और ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि हमारी नज़र यहाँ से यहाँ तक भी नहीं पड़ पाती है, इसी वजह से ये ऐसी दिखती है। क्लियर हो रहा है ना। अर्थ का जो सतह है जिस पर हम लोग रहते हैं वो एक कर्व की तरह है, वक्र की तरह है, मतलब ऐसे वक्र की तरह है। लेकिन ये मतलब ये डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि लगभग सीधी दिखती है हमको, ठीक है ना। हम आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज़ देखिए, जब हम किसी भी, ध्यान सुनिए, हमको पता है कि जब हम किसी भी पत्थर को ऊपर फेंकते तो नीचे क्यों आता है, क्या कारण है। एक तो ये सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्यों घूमती है। पहले तो हमने ये पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है, लेकिन कैसे घूमती है भाई, क्या कारण है कि घूमती है। अभी जैसे मान लीजिए हम अगर एक रस्सी से अगर एक पत्थर को बांध के ऐसे ऐसे घुमाना शुरू करें, मान लीजिए एक ये पत्थर है, अब रस्सी से बांध के हमने घुमाना शुरू किया, तो ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे से घूमेगा, इसकी मोशन ऐसे से होगी, सर्कुलर मोशन होगी, ये वृत्ताकार गति कहते हैं। ये ऐसे ऐसे गति करेगा, अरे ऐसे ऐसे गति करेगा कि नहीं। जैसे मान लो हमने एक धागा लिया और एक पत्थर को लिया, ऐसे घुमाना शुरू करिए तो ऐसे ऐसे घूमना शुरू करेगा। अच्छा एक बात बताइए, हमारे हाथ और पत्थर के बीच में क्या है, धागा है। अगर धागा ना होता, जो भी वो रस्सी नहीं होती, तो क्या वो जो पत्थर है वो सर्कुलर वृत्तीय गति करता? नहीं करता, वो पथ को छोड़ के चला जाता है। जैसे मान लीजिए हमने ये घुमाना शुरू किया, मान लीजिए रस्सी ऐसे टूटी, तो ये पत्थर इधर चला जाएगा, ये सर्कुलर ऑर्बिट में थोड़ी जाएगा, मतलब वृत्तीय गति थोड़ी करेगा। वो वृत्तीय गति को, मतलब जो वृत्ताकार पथ है उसको छोड़ के कहीं और चला जाएगा, अगर रस्सी ना होती तो। अब सवाल ये है कि जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, चाहे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन इसके लिए तो कोई रस्सी नहीं है, लेकिन फिर कैसे घूमता है। दूसरी चीज, जब हम ना किसी पत्थर को ना ऐसे घुमाते हैं रस्सी से बांध के, तो वो रस्सी ना उस पत्थर को अपनी तरफ खींच के रखती है। अगर रस्सी ना होती तो वो चला जाता। क्लियर हो रहा है ना। तो मतलब हमारे जो मतलब बड़े वैज्ञानिक लोग थे, उनके दिमाग में आया कि क्या बात है जिसकी वजह से कुछ तो है जो कि सूर्य पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है, या फिर पृथ्वी चंद्रमा को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से वो घूम रहा है। जैसे रस्सी ही तो है जो पत्थर को अपनी तरफ खींच के रखती है। जैसे मान लीजिए पत्थर यहाँ पे, तो रस्सी इस तरफ होती है तो ऐसे खींचती है, लेकिन जब ऐसे आएगी तो यहाँ पे ऐसे खींचती रहती है। मतलब जैसे जैसे अगर ये मतलब रस्सी घूमता है, वैसे वैसे पत्थर की तरफ रस्सी खींचती रहती है। उसी प्रकार मतलब कुछ तो ऐसा होगा जो कि मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो कुछ तो ऐसा होगा जो उसको खींच के अपनी तरफ रखता है, तो उसी का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। उसी का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आ रहा है ना। मतलब ये जब हम पत्थर को धरती के, मतलब अर्थ के सतह से जब ऊपर फेंकते हैं ना, तो वो नीचे इसीलिए आती है क्योंकि उसको गुरुत्वाकर्षण बल खींचता है। क्या खींचता है, गुरुत्वाकर्षण बल। वो बल का नाम पता चल गया, गुरुत्वाकर्षण बल।
अब ध्यान सुनिए, अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? देखिए बल का मतलब, बल का हमने परिभाषा भी बता चुका है पिछले चैप्टर में। बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु के खिंचाव या फिर धक्का देने की प्रक्रिया ही एक प्रकार की बल है। बल कुछ नहीं है, बल क्या है? एक प्रकार का खिंचाव, या फिर मतलब जब कोई पत्थर को हम ऊपर फेंकते हैं ना, तो अर्थ मतलब जो पृथ्वी है, अर्थ जब बोल रहे हैं उसकी मतलब धरती, पृथ्वी अपनी तरफ उसको खींचती है। जब उसको खींचती है तो मतलब बल ही लगाती है ना, तो उसे बल बोले हैं। और इसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल एक मतलब यूनिवर्सल फोर्स है। मतलब ना देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा नहीं कि सिर्फ पृथ्वी पर ही लगता है, चंद्रमा पर भी लगता है, सूर्य पर भी लगता है। तो और किस पर लगता है? वो सारी वस्तुएं पूरे ब्रह्मांड में, वो सारी वस्तुएं जिनके पास द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब एक तरह से वजन, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। समझ में आ रहा है ना? हम आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है। तो अब सवाल ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल किन किन बातों पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण बल है तो किसी न किसी बात पे निर्भर करता होगा, तो किस किस बातों पे निर्भर करता है वो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए पहले चीज, गुरुत्वाकर्षण बल जब भी लगेगा तो दो वस्तुओं के बीच में लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल जब भी लगेगा तो क्या लगेगा? दो वस्तुओं के बीच में लगेगा। मान लीजिए हमने एक ले लिया M1, एक वस्तु ये ले लिया, दूसरा वस्तु ये ले लिया, ठीक ना? हमने दो वस्तुएं लिया, दो वस्तु ले लिए, और इनके बीच अब क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब ये एक दूसरे को अब अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे एक दूसरे को अपनी तरफ, और इसी बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगा, परेशान नहीं होना है। देखिए अब मान लेते हैं कि अगर ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा ना। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं M1, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं M2। अरे देखिए मान लेते हैं ये 5 किलो का है, 6 किलो का है, लेकिन अब कुछ भी हो सकता है ना, ये तो फिक्स नहीं ना, ये कुछ भी हो सकता है। तो हमने इसको M1 नाम दे दिया, इसको M2 दे दिया। ये M ही क्यों दिया? क्योंकि M का मतलब मास होता है, जिसे हिंदी में हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। इसको M1 और इसको M2 मान लेते हैं कि इसका वजन M1 है, इसका वजन M2 है, मतलब इसका द्रव्यमान M1 है, इसका द्रव्यमान M2 है। अब इनके बीच का, इसके केंद्र और इसके केंद्र के बीच की जो दूरी है ना, R मान लेते हैं। R मतलब डिस्टेंस को हमेशा R से दिखाते हैं, या फिर D से भी दिखा सकते हैं। इनके बीच की दूरी D डिस्टेंस है। तो गुरुत्वाकर्षण बल पता है किस बातों पे डिपेंड करता है? पहले तो इनके द्रव्यमानों पे डिपेंड करता है। मतलब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो बल को हम लोग कैसे दिखाएंगे? F से। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इनके द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती होता है, ये समीकरण एक। मतलब ध्यान सुनिए, अगर ये दोनों वस्तु जितना ज्यादा बड़ा होंगे, बड़ा का मतलब द्रव्यमान, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा बल लगेगा, जितना कम होंगे उतना कम बल लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहे हैं? अगर मान लो ये 2 किलो का है और ये भी 2 किलो का है तो कम बल लगेगा। अगर ये 5 किलो का है, 5 किलो का तो ज्यादा बल लगेगा। मतलब ये जो बल है ना, इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर कर रहा है। ये अनुक्रमानुपाती का मतलब कुछ नहीं होता है, निर्भर होता है, निर्भर, जिसे हम लोग इंग्लिश में डिपेंड बोलते हैं। मतलब कि ये जो फोर्स है ना, इन दोनों के बीच का जो लगने वाला फोर्स है, जो अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों वस्तुओं के बीच को अट्रैक्ट कर रहा है, वो जो फोर्स लग रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? इनके द्रव्यमानों पर डिपेंड कर रहा है, द्रव्यमानों पर निर्भर कर रहा है। और इसे हम लोग क्या करते हैं? अनुक्रमानुपाती पढ़ते हैं। निर्भर को ही हम लोग क्या पढ़ते हैं? अनुक्रमानुपाती पढ़ते हैं। किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणा करने के अनुक्रमानुपाती होता है। गुणा करने का मतलब द्रव्यमान है, मैग्नीट्यूड समझो ना, परिमाण क्या है, उन दोनों को गुणा करने पर उनके अनुक्रमानुपाती है। मतलब इन दोनों द्रव्यमानों पर निर्भर करता है, पहली बात। दूसरी बात ना, अच्छा एक बात बताओ, दो वस्तु अगर पास रखें तो ज्यादा खींचेंगे कि दूर रखें तो ज्यादा खींचेंगे? अगर पास रखें तभी तो ज्यादा खींचेंगी। मतलब दूरी जितना ज्यादा बढ़ाओगे बल कम होगा। सही बोला कि नहीं? दूरी जितना ज्यादा बढ़ाएंगे बल कम होगा, दूरी जितना ज्यादा कम करेंगे बल ज्यादा होगा। लेकिन द्रव्यमान में तो उल्टा था ना, द्रव्यमान में जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा बल। तो ये तो डायरेक्टली हमने प्रोपोर्शनल बोल दिया। देखो पहली चीज तो दूरी पर बल निर्भर कर रहा है, लेकिन उल्टा निर्भर कर रहा है भाई। मतलब पहली चीज तो दूरी पर निर्भर कर रहा है, लेकिन दूरी ज्यादा करने पर बल कम हो रहा है। ज्यादा दूर वस्तु को रखेंगे तो बल क्या होगा? कम लगेगा। मतलब दूरी पर निर्भर तो कर रहा है, लेकिन कैसे निर्भर कर रहा है? बोले एक बार, ये निर्भर कर रहा है व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे इसमें, मतलब उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा ही होता है ना। तो इसे देखो, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बढ़ाएंगे लेकिन 1/d बना देंगे, ठीक ना। लेकिन अब ध्यान सुनिए, लेकिन ये बहुत तेजी से, मतलब जैसे अगर 1 मीटर, मतलब देखिए ध्यान से, ये जितना ज्यादा जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाएंगे ना तो वो तो बल बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर दूरी बढ़ाएंगे तो बल घटेगा, और बहुत तेजी से घटेगा। सिर्फ व्युत्क्रमानुपाती काम नहीं चलेगा, हमको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना? और तेजी से घटता तो क्यूब लगाते हैं, लेकिन मतलब ये स्क्वायर जितना, मतलब ये बोलते हैं कि दूरी के स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती, दूरी का जो स्क्वायर करेंगे फिर उसकी व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण 2 बोल देते हैं।
हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया बड़ी साइंस नहीं है, बस छोटी साइंस है कि द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है और दूरी पे निर्भर कर रहा है। अगर इन दोनों को मिला दे तो किस पर निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान और दूरी दोनों पे निर्भर कर रहा है, ठीक ना। अगर ऐसे समीकरण 1 और 2 को मिला दें, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, इन दोनों समीकरण को मिलाएंगे तो पहले तो द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा था, फिर दूरी पे निर्भर कर रहा था, दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, बल बराबर नहीं अनुक्रमानुपाती, द्रव्यमान पर भी और उनके बीच की दूरी के वर्ग पर भी। ये समीकरण 3। हम आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। बहुत कुछ है नहीं, देखिए द्रव्यमान ऊपर था तो हमने ऊपर लिख दिया, ये दूरी 1/r² है, तो बस d² नीचे आ जाएगा, दोनों को मिलाएंगे, ठीक ना। क्लियर हो रहा है ना। यहाँ पे f स्क्वायर नहीं होगा, ऐसा मत समझिए, क्योंकि ये बल इन पर निर्भर कर रहा है, बल इस पर निर्भर कर रहा है, तो बल इन दोनों पर निर्भर करेगा और कुछ नहीं, ठीक है। इतना हो गया तो नोट करिए, हम थोड़ा सा मिटाते हैं। हम लोग कहाँ पूछे थे, देखिए किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल, देखिए कोई पूछ दिया गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या है, तो क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणा करने के अनुक्रमानुपाती होता है, पहली बात। दूसरी बात, उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी का वर्ग, मतलब उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इतना बोल देंगे, वो गुरुत्वाकर्षण के नियम में आ जाएगा, ठीक ना। इसको वीडियो को रोकिए, अभी नोट करना सीखिए, और पहली चीज़ तो जब हम पढ़ा रहे हैं ना तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और वीडियो को रोकिए और पूरा लिखना शुरू करिए और सोचना भी शुरू करिए, वीडियो को रोक के सोचिए, ठीक है। चलिए ठीक है, हो गया होगा, ठीक, शाबाश। देखिए हम लोग कहाँ पूछे थे, ये दो वस्तु थी, हम तो इसको मिटा देते हैं। देखिए ये इनके बीच का जो बल था अनुक्रमानुपाती है m1 m2/d²। देखिए ये तो अभी लेकिन फार्मूला नहीं बना, इसको फार्मूला देखिए अभी किसी और बात पे भी तो निर्भर कर सकता है। मतलब एक चीज़ और याद कर लीजिए कि जब किसी भी अनुक्रमानुपाती समीकरण से जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो बस हम वही करेंगे। यहाँ पे अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा के बराबर लगा दिए, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं, बस ये रूल होता है, ठीक ना, d²। यही गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अच्छा अब सवाल ये है कि ये g होता क्या है, ये g क्या है, जहाँ g एक, ये इसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल मतलब जो सभी जगह लागू होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ धरती पर, ये धरती के बाहर कहीं भी चले जाएं, मतलब ये दुनिया के, मतलब ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाएं, वहाँ पे ग्रेविटेशनल लॉ लागू होगा। और ये जो जी है ना, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। जी की वैल्यू कितना होती है, 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये देखिए जो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है ना, यही जी का मात्रक होता है। अच्छा जी का मात्रक निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, जी का मान लीजिए मात्रक निकालना है। देखिए किसी भी मतलब वेरिएबल का अगर मात्रक निकालना है ना तो पहले उसका फार्मूला बनाना आप लोग सीख जाइए। जैसे आम का समीकरण, ये समीकरण पता है कि f बराबर कितना होता है, g(m1 m2/d²) यही होता है ना। अब हमको किसका मात्रक निकालना है, जी का मात्रक, तो यहाँ पे जी का फार्मूला पहले बनाएंगे। तो जी का फार्मूला बनाने के लिए क्या होगा, ये देखिए f इधर आके गुणा होगा ना तो fd² हो जाएगा, और ये इधर आके नीचे हो जाएगा, ऐसे समझिए ना, ये fd² हो जाएगा, d इसके साथ गुणा हो जाएगा, इधर भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा, और ये m1 m2 इधर नीचे आ जाएगा, शाबाश, और ये g बन जाएगा। यानी कि g का फार्मूला क्या बना, fd²/m1 m2, ठीक है। अच्छा m1 m2 है क्या, द्रव्यमान, इसको किस में नापते हैं, इसको नापते हैं हम लोग किलोग्राम में। देखिए यहाँ से अब g का मात्रक निकालते हैं। देखिए जनरली होगा क्या, g का मात्रक बराबर f का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। d का मात्रक क्या होता है, d है क्या, d क्या है, d है डिस्टेंस, d है दूरी, उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी था ना ये, तो दूरी को किस में नापते हैं, अरे कितना मीटर है, यही तो दूरी होता है ना, दूरी को हम लोग मीटर में नापते हैं। अभी जिसको मात्रक नहीं पता ना, हमारा पहला लेक्चर जाके देखे, d को किस में नापते हैं, दूरी मीटर में, तो d का मात्रक क्या होगा, मीटर, ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि d का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर अपॉन m1 क्या है, द्रव्यमान है, उसको किस में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। तो m1 का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, m2 का मात्रक भी किलोग्राम, तो किलोग्राम का किलोग्राम में जब मल्टीप्लाई होगा तो किलोग्राम स्क्वायर मिलेगा।
देखिए यही है जी का मात्रक। जी को किस यूनिट में नापते हैं? जी को हम लोग किस यूनिट में नापते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो हमने वही लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब ये जी, अब ये वैल्यू कहाँ से आई? सवाल ये है ना कि ये वैल्यू कहाँ से आई? 6.67 6.7 गुणे 10 की पावर माइनस 11। ध्यान सुनिए, ये ना 6.7 गुणे 10 की पावर माइनस 11 मीटर है ना, ये पता है क्या बताता है? ये बताता है ना कि जब कोई 1 किलोग्राम के दो वस्तु ऐसे ऐसे 1 किलोग्राम के दो वस्तु, एक यहाँ रखा है, दोनों का वस्तु वेट कितना है? 1 किलोग्राम, ये भी 1 किलोग्राम, ये भी, दोनों के बीच की दूरी अगर 1 मीटर है तो इनके बीच जो बल लगता है ना, ये 6.7 गुणे 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन का लगता है। मतलब किसी भी एकांक वस्तु के बीच मतलब लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो कि एकांक मीटर की दूरी पर रखें तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होता है? 6.7 गुणे 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन। ये इतना बल अगर कोई एकांक, जैसे हम लोग को ना एक पैरामीटर बनाना होता है, चाहे जी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? इसको एक रख दो, इसको एक रख दो, इसको एक रख दो, तो अब जो बल लगेगा वो बल हम नाप लेंगे। बल तो नाप सकते हैं, बल नाप लिए और वो आया कितना? 6.67 गुणे 10 की पावर 11। तो ये जी की वैल्यू एफ के बराबर हो जाएगी। कब? जब ये एक रहेंगे तो एफ का मान कितना होता है? 6.7 गुणे 10 की पावर माइनस 11। समझ में आ रहा होगा, हम उम्मीद कर रहे हैं, ठीक ना? तो जी की वैल्यू और कुछ नहीं है, बस इतना ही। इसको नोट करिए, वीडियो को रोकिए, अभी नोट करना शुरू करिए। शाबाश, हो गया? हम उम्मीद करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। इस पर जब क्वेश्चंस करेंगे तब और बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है ना? अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके इम्पोर्टेंस क्या है, महत्वपूर्ण, इसमें मतलब इसकी क्या बात है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल को? देखिए इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण है। पहले तो देखो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है जिसकी वजह से दिन रात होते हैं, ये सारी चीज़ें जानते हो। अब जब कोई मतलब हम लोग ज़मीन के अर्थ पर रुके हुए हैं, अभी आपको पता है ना हम लोग अर्थ के सतह पे यहाँ पे रहते हैं, और तुमको पता है ना अर्थ घूमती रहती है। अर्थ जब ऐसे रोटेट करेगी, मान लो ऐसे रोटेट कर गई, जब ये रोटेट कर गई, मान लो ये ऐसे रोटेट कर गई, जब ऐसे घूमी रात को तो हम तो नीचे आ जाएंगे ना। अब नीचे आ जाए तो हमको नीचे गिर जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं गिरते हैं, क्यों? ये सवाल है, सोचिए। हम लोग अर्थ के अंदर, हम लोग पृथ्वी धरती के अंदर नहीं रहते हैं, धरती की सतह पे रहते हैं, ऊपर वाले हिस्से पे रहते हैं। तो अब जब धरती पलटेगी तो हम लोग क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि हमको जो है ना अर्थ अपनी तरफ खींच के रखता है, पकड़ के रखता है हमको। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है गुरुत्वाकर्षण बल की। तो इसी वजह से हम लोग नीचे नहीं गिरते हैं। अरे नीचे कैसे गिरेंगे भाई? हमको अर्थ अपनी तरफ खींच के रखा है, तो हम ऊपर कैसे जाएंगे? अभी यहाँ से ना देखो, हम सारी चीज़ें कैसे देखते हैं, सारी चीज़ देखो। बस जब चलती है तो कैसे पता चलता है चल रहा है? हम बाहर के पेड़ पौधों को देखते हैं, बाहर के पेड़ हमको पीछे जाते दिखाई देते हैं तो हम मान लेते हैं कि बस चल रहा है। लेकिन अर्थ में हमको तो सारी चीज़ें अर्थ की दिखाई देती है, इसलिए हमको पता नहीं चलता कि अर्थ उल्टी है कि सीधी है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हम बगल के घर को देखेंगे, अरे वो भी तो ऐसे ही रहेगा। मान लीजिए बगल वाला घर था तो ये ऐसे ही बगल वाला घर भी रहेगा। अब आपको लग रहा है नीचे गिरेगा, नहीं, नीचे गिरने के लिए इसको नीचे कुछ खींचना तो चाहिए, कुछ नहीं खींचेगा, अर्थ ही उल्टा खींचता है ना, तभी तो बचा रहता है। समझ में आ रहा होगा, हम उम्मीद कर रहे हैं आपको, ठीक है ना? दूसरी चीज़ फ्री फॉल क्या होता है, देखिए फ्री फॉल पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ जी। पहले फ्री फॉल पढ़ते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं मुक्त पतन। मुक्त पतन क्या होता है? मतलब इसको बोलते हैं फ्री फॉल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मुक्त पतन। मुक्त पतन क्या होता है? जैसे हम ये मार्कर को छोड़े तो ये गिर गया, मार्कर को जब हम छोड़ेंगे तो ये गिर गया, क्या हुआ? हमने मार्कर को तो फ्रीली छोड़ा था ना, मार्कर को तो मुक्त रूप से छोड़ दिया था ना, लेकिन ये फॉल कर गया ना, गिर गया ना, मतलब पतन हो गया ना इसका, तो ये मुक्त पतन होता है, ठीक ना? अब दूसरी चीज़, इसमें हमको पढ़ना क्या है मुक्त पतन में? देखिए एक्चुअल में जब हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं ना तो ये गिरता है, लेकिन इसमें पहली चीज़ देखो, पहले तो रुका हुआ था, विराम की अवस्था में था, जिसका वेग शून्य था, लेकिन वो चला, और चला तो पता क्या किया, इसका वेग निरंतर बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है। ये भी एक बड़ी बात है, वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ता है। कब? फ्री फॉलिंग में, जब नीचे वस्तु कोई गिरती है तो उसमें क्या होता है, वेग बढ़ता है, और वेग क्या होता है, बढ़ता रहता है। अब ध्यान सुनिए, होता है एक्चुअल में क्या है, जब हम किसी वस्तु को इतनी ऊंचाई से छोड़ेंगे ना तो ये जब छूटेगा ना तो ये धीरे धीरे वेग तेज करते करते बहुत तेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है यहाँ पर, जब ये नीचे गिर रहा है ना तो ये धीरे धीरे वेग बढ़ेगा बढ़ेगा, बहुत आते होते बहुत तेज होता है, अर्थ सतह पे आते होते। समझ में आ रहा ना? तो मतलब फ्री फॉल में होता है एक्चुअल क्या है, वेग बढ़ता है,
अब आप लोग न्यूटन के गति के दूसरा नियम में पढ़े होंगे कि अगर वेग परिवर्तन है इसका मतलब बल लगा है। पहला नियम तो ये बोलता है कि अगर कोई वस्तु का वेग बदल रहा है इसका मतलब बल लग रहा है। पहला नियम क्या बोलता है कि अगर बल नहीं लग रहा है तो वेग नहीं बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो वेग बदल रहा है ना। पहले वस्तु धीमे थी फिर बहुत तेज होते होते हो रही है, इसका मतलब वेग बदल रहा है। वेग बदल रहा है इसका मतलब बल लग रहा है इस वस्तु पर। समझ में आ रहा है क्या बोला ना, इस वस्तु पर बल लग रहा है। और वो बल कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल है। जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं ना, पता है, जैसे किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक दिया मान लो, तो जब ऊपर फेंकेंगे ना तो बहुत तेज फेंकेंगे, लेकिन वो धीरे स्लो होते होते रुकेगी, फिर वापस स्पीड बढ़ते बढ़ते स्पीड बढ़ जाएगी। यही होता है पूरे प्रोसेस में, यही होता है ना। अब ध्यान सुनना होता क्या है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अर्थ उसे अपनी तरफ खींचती है। और अर्थ जैसे मान लीजिए, ध्यान सुनिए, हम कैलकुलेशन आप जी पे पहुँच रहे हैं, फ्री फालतू पढ़ चुके हैं आप लोग। मतलब गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है उसे पढ़ते हैं। आप लोग त्वरण पढ़ चुके हैं, मान के चल रहे हैं कि आप लोग त्वरण पढ़ चुके हैं, जिसे हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ध्यान सुनिए होता है एक्चुअल में क्या। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा धरती का सतह है जिस पर हम लोग यहाँ पे हैं, हमने एक पत्थर यहाँ से छोड़ा, वो धीरे धीरे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये गिरेगा क्यों? क्योंकि इस पर बल लगेगा। और बल कौन लगाएगा? धरती लगाएगी। धरती का द्रव्यमान मान लेते हैं ME है। धरती का द्रव्यमान कितना मान लेते हैं? ME है। और मान लेते हैं इसका द्रव्यमान स्मॉल m है, ठीक ना। अब ध्यान सुनिए, मान लो ये h ऊंचाई पर है, ठीक है ना। कितनी? h ऊंचाई पर है यहाँ से। अब मान लीजिए ये बहुत बड़ा अर्थ होगा, धरती तो बहुत बड़ी है ना, इसका केंद्र कहीं यहीं पर होगा। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या RE है। कितनी है इसकी त्रिज्या? RE है। धरती की त्रिज्या कितनी है? RE है, जो कि मान लेते हैं यहाँ से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस RE है, ठीक है। अब इनके बीच जो बल लग रहा है वो कितना होगा? बल लगेगा, कितना लगेगा? दो द्रव्यमान, देखो बल यही लगता है, जी दो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r क्या होता है? उनके बीच की दूरी। r क्या होता है? उनके बीच की दूरी, उनके केंद्रों के बीच की दूरी। और m1 m2 क्या होता है? उन दोनों वस्तु के बीच द्रव्यमान जिनके बीच बल निकालना होता है। जैसे ये वस्तु और पृथ्वी के बीच बल निकालना है तो g और पृथ्वी का द्रव्यमान ME और इस वस्तु का द्रव्यमान m अपॉन ME क्यों लिखे हैं? ME का मतलब अर्थ, मतलब पृथ्वी, धरती, मतलब धरती का द्रव्यमान ME है, ये वस्तु का द्रव्यमान m है। और इनके बीच की दूरी कितना है? देखो ये तो त्रिज्या है प्लस ऊंचाई, तो क्या होगा? RE प्लस h का स्क्वायर, यही तो होगा ना। देखिए पृथ्वी के ऊपर रखी वस्तु या फिर पृथ्वी से h ऊंचाई ऊपर रखी वस्तु पर बल लगने वाला यही है। लेकिन हमको पता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगेगा तो वो चलेगी। अब वो चलेगी तो उस पर एक त्वरण लगेगा, और हमको पता है कि बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही तो पढ़े हैं ना। मान लो वो जो वस्तु थी उसका द्रव्यमान m था, अब जो उसका त्वरण है ना a होगा। लेकिन ध्यान सुनिए, हम बोले पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। देखिए पहली चीज तो देखिए, पृथ्वी है वो किसी वस्तु को खींचेगी तो बल लगाएगा तो एक त्वरण आएगा, और जो त्वरण होगा ना किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो त्वरण आता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और वो a से ना दिखा करके किससे दिखाएंगे? g से दिखाएंगे। अच्छा, g भी एक त्वरण है, a भी एक त्वरण है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। g क्या है? g वो त्वरण है जिस त्वरण से पृथ्वी अपनी तरफ किसी वस्तु को खींचती है। a वो त्वरण है जब बल लगाने पर किसी वस्तु में त्वरण आता है, ठीक ना। a और g में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे बस खाली ये जो त्वरण है ना। अब त्वरण क्या होता है पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। आप गति के पहले गति पूरा पढ़ के आइए तब त्वरण समझ में आएगा। देखिए किसी वस्तु पर, ये देखिए वो जो धरती के ऊपर जो वस्तु रखा था उस पर बल यही लग रहा था, और ये बल किसके बराबर होगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण के बराबर होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए ये धरती था, ये वस्तु था, इस पर बल लग रहा है, और वो बल कितना? F, यही बल है ना। अरे हम इनके बीच लगने वाला बल तो पता कर लिए, यही था। और बल बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण। इस पर इसका द्रव्यमान m है और इसका त्वरण a है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण देखना है तो वो g होगा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा g क्या है, ठीक ना। ओवरऑल बचा क्या? देखिए इधर भी m है, इधर भी m है, तो काट दें, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। हाँ दिक्कत क्यों होगी भाई। अब देखिए बचा क्या, इधर देखिए g बचेगा सिर्फ, और इधर बचा GME अपॉन RE प्लस h का होल स्क्वायर। अब दूसरी चीज़ देखिए, जनरली ना हम जब धरती के ऊपर होते हैं ना तो पत्थर को फेंकते हैं ना तो थोड़ा सा ऊंचाई तक फेंक सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं फेंक सकते। देखिए फिर से सुनिए, पहले तो धरती बहुत बड़ा है,
धरती बहुत बड़ा है ना। अब जब हम फेंकेंगे तो मैक्सिमम कितनी ऊंचाई, धरती जितना, जैसे ये मान लीजिए, देखिए एक्चुअल में होता क्या है, मान लीजिए ना ये बहुत बड़ा धरती है तो इसकी त्रिज्या ये है ना, धरती थोड़ा गोल बना दे भाई, गोल बनाना नहीं आता, ठीक ना। ये मान लीजिए क्या है, ये धरती है जिसकी त्रिज्या r है, तो हम लोग मान लो यहाँ है, तो यहाँ से जब किसी वस्तु को फेंकेंगे ना तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊंचा फेंक सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये जो वस्तु और पृथ्वी के केंद्र की जो बीच की दूरी होगी ना, ये जो RE+H होगा ना, ये लगभग RE के बराबर ही होगा, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ही होगा। हम लोग बहुत ऊपर फेंक ही नहीं सकते ना, जितना, जैसे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं किससे, पृथ्वी के सतह से हम किसी वस्तु को कितना ऊंचाई तक अपने हाथ से फेंक सकते हैं भाई, बहुत ऊंचाई तक तो नहीं ना फेंक सकते, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये h बहुत छोटा होता है, लगभग 0 के बराबर है, h लगभग 0 की तरह होता है। तो यहाँ से g बराबर क्या मिलेगा, g बराबर मिलेगा GME/RE²। एक गुरुत्वीय त्वरण है। अब इसका मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, इधर देखिए, हमको g का मान पता है 6.7 × 10⁻11। ये me है, मास ऑफ द अर्थ, मतलब धरती का द्रव्यमान है। वो द्रव्यमान कितना होता है, मेरे ख्याल से 6 कुछ होता है, × 10⁻24 के आसपास होता है। और ये पृथ्वी की त्रिज्या है, वो कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है ना। 6400 किलोमीटर के लिए 3 0 और इसका स्क्वायर। देखिए ये किताब में दिया है कि पृथ्वी का वजन कितना है, वो आप देख सकते हैं, कितनी भारी पृथ्वी है अपनी, और उसकी त्रिज्या कितनी है वो जाके किताब में देख लीजिए आप लोग कितना होगा। तो वो लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास होता है, 6400 किलोमीटर होगा। और किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 3 0 और लगा देंगे, तो 6400 मतलब किलोमीटर है, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 6400 लाख मीटर होगा। 6400 किलोमीटर और 64 लाख मीटर हो जाएगा, और उसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए अब जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग ना, तो कुछ कट पिट के मतलब 9.8 आता है, यानी कि जो g है ना वो कितना आएगा, 9.8। अब सवाल ये है कि g है क्या, एक त्वरण है, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिए, g का मान कितना आ गया, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। g है क्या, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु पर जब त्वरण लगता है तो उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और ये है कितना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि जब कोई वस्तु h हाइट ऊपर से छोड़ेंगे ना तो उस पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लगेगा। त्वरण का मतलब वेग में परिवर्तन, यही है, वेग को बदलेगा, किस इस हिसाब से बदलेगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड, मतलब हर सेकंड में किसी वस्तु का वेग 9.8 मीटर प्रति सेकंड बदलेगा। जैसे किसी वस्तु को छोड़ दिया नॉर्मली, जब हम इसे छोड़ते हैं ना तो एक्चुअल में जब छोड़ेंगे तो उसमें तो वेग 0 होगा, लेकिन जस्ट 1 सेकंड बाद उसका वेग क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। फिर दूसरे सेकंड उसका वेग क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, 19.6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। फिर तीसरे सेकंड में क्या हो जाएगा, उसका वेग इसका 3 गुना हो जाएगा। मतलब किसी वस्तु को h हाइट ऊपर से छोड़ेंगे ना तो हर सेकंड उसका वेग कितना बढ़ेगा, 9.8 बढ़ेगा। यही तो कारण है कि जब वस्तु को छोड़ देते हैं उसका वेग बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये त्वरण का काम है, वेग का बढ़ाना, ठीक ना। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। देखिए ये g की वैल्यू हम लोग आज कर लिए। अच्छा, ये मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कल पढ़ेंगे। मतलब किसी भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो गति होती है उस पर क्वेश्चंस, और उसको हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। आज बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा तो आपको देखने में समस्या होगी। बाकी आगे देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। टाटा बाय बाय। लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं।